हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल जेड एजुकेशन। डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पे आपको एनसीईआरटी क्लास 11 और 12 बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। पिछले क्लास में हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी का ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम लोग ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। देखिए, जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग होता है, दो प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होता है। एक होता है इंस्पायरेशन और दूसरा होता है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या करते हैं, तो जो एटमॉस्फेरिक एयर होता है यानी कि बाहर का जो एयर होता है उसको ड्रॉ यानी कि इनटू लंग्स के अंदर लिया जाता है। और एक्सपायरेशन में क्या करते हैं, इन का मतलब क्या होता है, अंदर लेना, और एक्स का मतलब होता है बाहर निकालना। तो एक्सपायरेशन में क्या करते हैं, तो जो एल्वियोलर एयर है यानी कि लंग्स के अंदर जो एयर होता है उसको बाहर निकालना, रिलीज आउट करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, उसको एक्सपायरेशन कहा जाता है। देखिए, ये जो इंस्पायरेशन है और एक्सपायरेशन है, ये होता किसके वजह से है, तो ये प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से होता है। अब ये प्रेशर ग्रेडियंट क्या है, देखिए, बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है, और लंग्स के अंदर जो भी प्रेशर होता है, तो बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर अगर इक्वल है, बराबर है, तो कहेंगे यहाँ पे कोई प्रेशर ग्रेडियंट नहीं है। ओके, लेकिन अगर बाहर का प्रेशर या तो ज़्यादा हो जाए या अंदर का प्रेशर कम हो जाए, या अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो जाए बाहर का प्रेशर कम हो जाए, तो इसको कहेंगे प्रेशर ग्रेडियंट हो गया। तो बाहर का अगर प्रेशर ज़्यादा है तो ज़्यादा से कम की तरफ एयर आ जाएगा, और अंदर का अगर प्रेशर ज़्यादा है तो अंदर से बाहर की तरफ एयर निकल जाएगा। तो ये होता है किसकी वजह से, तो प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से। तो देखिए लिखा है, मोमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट यानी कि लंग्स के अंदर और लंग्स से बाहर ऑफ लंग्स इज ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर के बीच। ओके, चलिए, तो इतना हम लोग देख लिया। अब देखेंगे इंस्पायरेशन के बारे में, फिर देखेंगे एक्सपायरेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंस्पायरेशन के बारे में। ओके, तो इंस्पायरेशन के अंदर क्या होता है, तो इंस्पायरेशन किसके वजह से होता है, तो बाई कंट्रैक्शन ऑफ टू मसल। इसके अंदर दो मसल इन्वॉल्व होते हैं। पहला जो मसल होता है वो डायफ्राम होता है, जिसको फ्रेनिक मसल कहा जाता है, और दूसरा जो मसल होता है इसमें वो होता है एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल होता है, 11 पेयर मसल होता है। अब देखेंगे भाई कि डायफ्राम कहाँ होता है और एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल क्या होता है, तो इस फिगर के द्वारा हम लोग सब कुछ समझ लेंगे। देखिए, ये जो लंग्स है ये पूरा थोरेसिक चेंबर के अंदर होता है, ये हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया। और लंग्स जिस पे रेस्ट करता है ये वाला, ये डोम शेप स्ट्रक्चर मसल का बना होता है, जिसे डायफ्राम कहा जाता है। तो डायफ्राम जो होता है वो डोम शेप स्ट्रक्चर होता है, इसका नॉर्मल पोजीशन ही होता है। ये हो गया एब्डोमिनल चेंबर, और ऊपर वाला थोरेसिक चेंबर हो गया। तो डायफ्राम के जो ऊपर वाला चेंबर है ये वाला, ये थोरेसिक चेंबर हो गया, और नीचे वाला एब्डोमिनल चेंबर हो गया। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं डायफ्राम। तो डायफ्राम क्या करता है, डायफ्राम जब कंट्रैक्ट करता है तो इसका जो पोजीशन होता है ये डोम शेप है, और जब ये कंट्रैक्ट करेगा तो ये फ्लैट हो जाएगा, यानी कि इसका पोजीशन, ये डायफ्राम का जो डोम शेप डायफ्राम है यहाँ से ये यहाँ आ जाएगा, यानी कि फ्लैट हो गया ये। ठीक, तो थोरेसिक चेंबर जो भी है, डायफ्राम अगर डोम शेप रहेगा तो थोरेसिक चेंबर का जो वॉल्यूम है वो कम रहेगा। अब ये यहाँ पे आ जाएगा तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाएगा, अब वॉल्यूम यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, यानी कि जब फ्लैट हो जाता है तो क्या होता है, जब फ्लैट हो जाएगा तो इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम, तो अंदर का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। पहले ये था इतना, यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम लेंगे, अब यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, तो अब वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो देखिए लिख रहा कि इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। अब ये वॉल्यूम किस डायरेक्शन में इंक्रीज करता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये आगे वाला पोजीशन हो गया और ये पीछे वाला पोजीशन हो गया, तो इसको बोलेंगे इंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस। इंटेरो यानी कि पीछे और आगे की तरफ बढ़ रहा, तो इसको कहेंगे इंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस डायरेक्शन में वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ गया, इसका वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक, अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, क्योंकि प्रेशर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम का, तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा यहाँ से, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब लिख रहा कि जो वॉल्यूम है वो बढ़ा, तो देखिए लिख रहा है इंट्रा पल्मोनरी जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है, माइनस में प्रेशर चला जाता है, -2 से लेके -6 mm तक हो जाता है। इसको एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया, मैं लिख दिया हूँ बस ऐसे ही। अब क्या होगा, देखिए, प्रेशर एक्चुअली में अंदर का क्या हो गया, कम हो गया। डायरेक्ट प्रेशर को हम लोग नहीं कम कर पाएंगे, लेकिन वॉल्यूम को हम बढ़ा के प्रेशर को कम कर सकते हैं। तो इसके वॉल्यूम को मैंने बढ़ाया तो प्रेशर को क्या हो गया, कम हो गया। तो अब प्रेशर अंदर कम और बाहर तो उतने था, लेकिन कंपैरिजन देखा जाए तो बाहर का प्रेशर ज़्यादा हो गया और अंदर का कम हो गया, तो बाहर से अंदर एयर अपने आप आ जाएगा। तो देखिए लिख रहा है एयर इंटर इनटू लंग्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ओके, तो डायफ्राम का भाई ये
रोल हो गया। अब देखते हैं कि एक्सटर्नल इंटरकास्टल जो मसल है उसका रोल क्या है। तो अब एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो रिब्स को, ये जो रिब्स है बत्ते की हड्डी, ये जो बनाया हो ये रिब्स हो गया, इसके अंदर लंग्स होता है और ये स्टर्नम होता है, ये हड्डी जो है ये वाला, इसको स्टर्नम कहते हैं। स्टर्नम से ही ये रिब्स की हड्डी जुड़ी होती है। तो अब एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल जब कंट्रैक्शन करता है तो रिब्स को और स्टर्नम को आगे की तरफ लिफ्ट करता है। ठीक, तो देखिए लिख रहा है कंट्रैक्शन को किया किस कौन, एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल। स्टेप वाइज पढ़ेंगे। तो जब कंट्रैक्शन हुआ तो अब क्या हो गया, दूसरा स्टेप, लिफ्ट ऑफ द रिब्स एंड स्टर्नम, यानी ऊपर की तरफ रिब्स को और स्टर्नम को ये खींचेगा। तो तीसरे कंडीशन में क्या हो जाएगा, जब ऊपर आ जाएगा तो वॉल्यूम अंदर का बढ़ेगा। अंदर का वॉल्यूम किसी तरह से हमको बढ़ाना है क्योंकि प्रेशर अंदर का कम करना है, क्योंकि अंदर का प्रेशर कम होगा तो बाहर से एयर अंदर आ जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, इंस्पायरेशन करना है। तो अब लिख रहा है कि रिब्स को और स्टर्नम को लिफ्ट किया गया आगे की तरफ। तो देखिए क्या लिख रहा है, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम बोलिए यानी कि लंग्स के अंदर का वॉल्यूम या थोरेसिक वॉल्यूम, क्योंकि थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक, अब वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो देखिए लिख रहा है कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज, यानी कि फिर से एक बार प्रेशर डिक्रीज हुआ। तो अब प्रेशर फिर से डिक्रीज हुआ तो क्या होगा, एयर इंटर इनटू लंग्स, यानी कि बाहर से अंदर एयर क्या हो जाएगा, इंटर कर जाएगा। ओके ओके, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन हम लोग देख लिए, अब एक्सपायरेशन। तो देखिए एक्सपायरेशन में क्या होता है कि जो भी, अब जैसे कि अंदर के मैंने वॉल्यूम को बढ़ाया, तो अंदर के वॉल्यूम को बढ़ाया तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो अंदर जब प्रेशर कम हो गया तो बाहर का एयर, एटमॉस्फेरिक एयर लंग्स के अंदर आ गया। अब इसके उल्टा हो जाएगा, यानी कि अब अंदर के वॉल्यूम को अगर मैं कम कर दूं, अंदर के वॉल्यूम को कम कर दूं तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि जो प्रेशर है प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, वॉल्यूम के हैं। तो प्रेशर अगर अंदर बढ़ जाएगा, प्रेशर अगर अंदर इंक्रीज कर जाएगा तो अंदर का एयर बाहर चला जाएगा। तो अब ये कैसे होता है, तो ध्यान दीजिए एक्सपायरेशन। तो देखिए अब इसमें कंट्रैक्शन नहीं होता, तो अब इसमें दोनों मसल जो है, यही दोनों मसल यानी कि डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल ये रिलैक्स हो जाता है। यानी कि जब नॉर्मल कंडीशन में था डायफ्राम तो डोम शेप था, अब ये फ्लैट हो गया था जब इंस्पायरेशन किए थे। तो अब जब एक्सपायरेशन करेंगे यानी कि एयर को बाहर निकालेंगे तो ये जो डायफ्राम है ये रिलैक्स हो जाएगा। अब रिलैक्स हो जाएगा यानी तो नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा, डोम शेप हो जाएगा। तो पहले फ्लैट था तो वॉल्यूम ज़्यादा था, यहाँ तक वॉल्यूम ले रहे थे। अब ये जब डोम शेप हो जाए, जब रिलैक्स हो जाएगा तो डोम शेप हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम अब कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ से अब वॉल्यूम लिया जाएगा। तो डायफ्राम रिलैक्स हो गया। और दूसरा क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल जो कॉन्ट्रैक्ट किया था तो रिब्स को और स्टर्नम को आगे की तरफ खींच लिया था। अब ये भी एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल भी क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। तो रिलैक्स हो जाएगा तो जो आगे और की तरफ स्टर्नम और रिब्स आया था वो पीछे जाने लगेगा, यानी कि वॉल्यूम फिर से क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो प्रेशर बढ़ने लगेगा, प्रेशर जब बढ़ने लगेगा तो अंदर का एयर बाहर चला जाएगा। तो चलिए इसको स्टेप वाइज देख लेते हैं क्या लिखा है। तो लिखा है रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल। रिलैक्सेशन होता है, कंट्रैक्शन नहीं होता है एक्सपायरेशन में। हाँ, कंट्रैक्शन तब होता है जब फोर्सफुल हम लोग एक्सपायरेशन या इंस्पायरेशन करते हैं। ओके, चलिए देखिए, तो जब रिलैक्सेशन हुआ तो रिटर्न ऑफ डायफ्राम, यानी कि डायफ्राम क्या हो गया, रिटर्न हो गया, यानी कि अपने नॉर्मल पोजीशन पे चला जाएगा। ऑन स्टर्नम, स्टर्नम भी क्या चला जाएगा, नॉर्मल पोजीशन पे चला जाता है। तो स्टर्नम और रिब्स और डायफ्राम है अपनी नॉर्मल पोजीशन पे चला गया। तो अंदर चला जाएगा रिब्स स्टर्नम और ये डोम शेप हो जाएगा, तो वॉल्यूम अंदर का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखिए लिखा है कि रिड्यूस थोरैसिक वॉल्यूम, वॉल्यूम कम हो गया। अब वॉल्यूम कम हो गया यानी कि रिड्यूस पल्मोनरी वॉल्यूम, थोरैसिक वॉल्यूम, ये वाला पूरा थोरैसिक चैम्बर के वॉल्यूम को, ये वॉल्यूम कम होगा तो लंग्स का भी वॉल्यूम कम होगा। क्योंकि बताया था कि ये जो थोरैसिक चैम्बर होता है ये एयर टाइट चैम्बर होता है। कोई भी चेंज अगर थोरैसिक वॉल्यूम के अंदर किया जाएगा तो ये रिफ्लेक्टेड होता है वॉल्यूम किसके अंदर, ये चेंज किसके अंदर रिफ्लेक्ट होता है, लंग्स के अंदर। तो रिड्यूस पल्मोनरी वॉल्यूम, वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर अब बढ़ेगा, क्योंकि प्रेशर जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम का। तो देखिए क्या लिख रहा है, इंक्रीज इन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, प्रेशर बढ़ गया। अब प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, अंदर का एयर यानी कि लंग्स के अंदर का एयर बाहर निकल जाएगा। तो देखिए लिखा है एक्सपल्सन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स, यानी कि बाहर निकल जाएगा। ओके,
चलिए, तो इतनी बातें देख ली हम लोग एक्सपायरेशन के हैं। तो अब देखिए कुछ बातें यहाँ पर लिखा है, जैसे कि जो प्रेशर ग्रेडियंट बन रहा था, यानी कि अंदर प्रेशर कभी ज़्यादा हो जा रहा था जिसकी वजह से एयर बाहर निकल जा रहा था, या बाहर प्रेशर ज़्यादा हो जा रहा था जिसकी वजह से अंदर आ जा रहा था। यानी कि ये जो प्रेशर ग्रेडियंट हो रहा था वो किस किस मसल के वजह से हो रहा था। तो इसमें मसल है, सबसे पहले डायफ्राम हो गया, ये डायफ्राम मसल हो गया, फिर एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल हो गया, फिर इंटरनल इंटरकास्टल मसल हो गया। यही क्या करता है, हेल्प करता है जनरेशन ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट, यही प्रेशर ग्रेडियंट को जनरेट करता है, 1 2 3 चीज़ें। ठीक, अब देखिए, लेकिन हमें अगर फोर्सफुल इंस्पायरेशन करना है, ठीक, यानी कि एयर को फोर्सली अंदर लेना है या बाहर लेना है, तो इसमें कौन मसल इन्वॉल्व होता है। तो देखिए लिख रहा है वी इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन, यानी कि एयर को बहुत ज़्यादा अंदर लेना है, एयर को बहुत ज़्यादा बाहर निकालना है। तो किसकी वजह से होता है, तो जो एब्डोमिनल मसल होता है, ये जो एब्डोमिनल चैम्बर है, तो एब्डोमिनल यानी कि हमारे जो एब्स का मसल होता है, पेट का जो मसल होता है, उसके वजह से होता है। यानी उस मसल में कंट्रक्शन कराते हैं तो फोर्सफुली एयर को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो देखिए लिख रहा है वी इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन, यानी कि अंदर लेना एयर, ये एक्सपायरेशन विद द हेल्प ऑफ एब्डोमिनल मसल। ठीक, चलिए इतनी बातें देख लिए। अब रिस्पायरेशन रेट क्या होता है, तो 12 से 16 टाइम पर मिनट होता है, यानी कि 1 मिनट के अंदर हम लोग 12 बार एयर को अंदर या बाहर ले सकते हैं, 12 से या 16 बार ले सकते हैं अंदर या बाहर। एक बार एयर को अंदर लेना और एक बार बाहर निकालना, इसको कहा जाता है रिस्पायरेशन रेट। ठीक, यानी कि एक इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन मिलकर रिस्पायरेशन रेट बनता है, और 1 मिनट में कितनी बार हो जाता है, तो 12 से 16 टाइम हो जाता है। ठीक, वॉल्यूम ऑफ एयर जो होता है एस्टिमेट करते हैं हम लोग किससे, स्पायरोमीटर से, इंस्ट्रूमेंट है स्पायरोमीटर, इससे मेजर किया जाता है। ओके, चलिए, तो इतनी बातें हम लोग देख लिए एक नोट्स के फॉर्म में एनसीईआरटी का। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एनसीईआरटी का रीडिंग करेंगे। ओके, तो देखिए एनसीईआरटी से रीड करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो क्या होता है, तो ब्रीदिंग इन्वॉल्व 2 स्टेज, बता चुका। पहला स्टेज क्या होता है, इंस्पायरेशन। इसमें क्या करते हैं, ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर ड्रॉ इन, यानी कि अंदर लेते हैं। और दूसरा होता है, तो पहला ये हो गया और ये सेकेंड हो गया। तो दूसरा क्या होता है भाई, एक्सपायरेशन होता है। तो इसमें क्या करते हैं, बाई विच जो एल्वियोलर एयर है, यानी कि लंग्स का जो एयर है, उसको रिलीज आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं। अब देखिए, मोमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, यानी कि अंदर एयर को लेना और एयर लंग्स से बाहर निकालना, ये किसके वजह से होता है, तो लिखा है कि बाई क्रिएटिंग ए प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट में क्या बताया था, अगर प्रेशर कम ज़्यादा है, बाहर कम है अंदर ज़्यादा है, तो इस कंडीशन को कहा जाता है प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। ओके, अब देखिए उसके बाद लिख रहा है कि इंस्पायरेशन कैन अकर इफ, इंस्पायरेशन किसकी वजह से होता है, ये भी बातें बताया कि इंस्पायरेशन कैन अकर इफ प्रेशर विद इन द लंग्स, लंग्स के अंदर प्रेशर क्या हो जाए, यानी लंग्स का अंदर जो प्रेशर होता है उसको इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कहा जाता है। पल्मोनरी में बताया था कि लंग्स के लिए टर्म हम यूज करते हैं, इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि प्रेशर जो है अंदर इंस्पायरेशन, यानी कि अंदर लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो क्या हो जाए, कम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। दैट इज देयर इज निगेटिव प्रेशर, यानी कि अंदर का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया लंग्स, विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर, बाहर के प्रेशर के रिस्पेक्ट में देखना है। ठीक है, तो एयर बाहर से अंदर आ जाएगा, यानी कि इंस्पायरेशन हो जाएगा। सिमिलरली एक्सपायरेशन में अब इसके उल्टा हो जाएगा। तो लिख रहा है कि एक्सपायरेशन टेक प्लेस व्हेन, कब होता है, जब अंदर का प्रेशर यानी कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर हायर हो जाए देन एटमॉस्फेयर, अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाए बाहर के प्रेशर के कंपेरिजन में, तो अंदर से प्रेशर क्या एयर क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ये अंदर प्रेशर अगर ज़्यादा हो जाएगा तो अंदर से एयर यानी कि लंग्स के अंदर से एयर एटमॉस्फेयर में चला जाता है, बाहर चला जाता है। और एटमॉस्फेयर यानी कि बाहर प्रेशर अगर ज़्यादा हो जाएगा तो बाहर से एयर अंदर आ जाता है। ये बातें मैं नोट्स के फॉर्म में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके, चलिए यहाँ तक मैं बता दिया। अब लिख रहा कि सिमिलरली एक्सपायरेशन वाला भी हो गया, पल्मोनरी प्रेशर हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखिए इसमें कौन कौन मसल इन्वॉल्व होता है, तो 2 मसल लिख रहा है कि डायफ्राम एंड स्पेशल सेट ऑफ मसल, एक डायफ्राम हो गया पहला, और स्पेशल सेट ऑफ मसल में कौन है, तो एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल हो गया एंड इंटरनल इंटरकास्टल मसल। ये मसल किसके बीच होता है, तो रिब्स के बीच होता है। यही क्या करता है, हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट, इस तरह का प्रेशर ग्रेडियंट को जनरेट करता है। ये भी बातें बता चुका हूँ। चलिए लिखा है कि इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय, इंस्पायरेशन कहाँ से इनिशिएट होता है, कौन करता है, तो लिखा है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर। ये बताया था कि डायफ्राम ये जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वॉल्यूम अंदर का, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो डायफ्राम यहाँ तक आ जाएगा, तो अंदर का जो वॉल्यूम होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए लिख रहा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर। अब किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है,
तो मैं बताया आगे और पीछे के डायरेक्शन में। तो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इंक्रीज कर रहा है कहाँ पे, तो इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। ओके, अब देखिए कंट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल, ये अंदर जो रिब्स के बीच में मसल है, रिब्स के बीचों बीच मसल है, उसको एक्सटर्नल कास्टल मसल कहा जाता है। लिफ्ट अप द रिब्स, रिब्स को मैं बताया था बाहर की तरफ खींचेगा, तो लिफ्ट अप द रिब्स एंड तो रिब्स को क्या करेगा, बाहर की तरफ खींच। तो एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल जो है रिब्स और स्टर्नम को बाहर की तरफ खींचेगा। अब क्या करेगा, तो काजिंग एन इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर। जब रिब्स और स्टर्नम आगे की तरफ खींच जाएगा तो अंदर का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा किस एक्सिस में बढ़ता है, तो डार्सो वेंट्रल एक्सिस में। चलिए इसको समझा रहा हूँ मैं। देखिए ये हमारा थोरेसिक चैम्बर हो गया, लंग्स हो गया, तो ऊपर वाला जो पोजीशन है हमारा ये वेंट्रल पोजीशन कहलाता है, और इसके पीछे यानी कि जैसे मैं इस तरह से कर दूं तो ये वेंट्रल पोजीशन हो गया। तो जब रिब्स आगे की तरफ खींचेगा तो किस डायरेक्शन में वॉल्यूम बढ़ रहा, आगे और पीछे की तरफ, यानी कि वेंट्रल और डार्सल डायरेक्शन में बढ़ रहा। या पहले डार्सल बोलेंगे तो डार्सो और वेंट्रल डायरेक्शन में। डार्सो मतलब पीछे की तरफ बढ़ेगा, और वेंट्रल मतलब आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि वेंट्रल मतलब आगे की तरफ वॉल्यूम बढ़ेगा और डार्सल मतलब पीछे की तरफ बढ़ेगा। तो जब स्टर्नम एंड रिब्स जो होता है खींचता है तो वॉल्यूम किस डायरेक्शन में बढ़ गया, तो डार्सो वेंट्रल एक्सिस में बढ़ गया। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ गया। यही करना था, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि बार बार मैं बता रहा हूँ कि प्रेशर जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम का। वॉल्यूम को मैं बढ़ा दूंगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, तो देखिए लिख रहा है कि ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ गया। अब इसके वजह से क्या होगा, काजिंग ए सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। अब देखिए थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ेगा। थोरेसिक वॉल्यूम मतलब थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम, और पल्मोनरी वॉल्यूम मतलब लंग्स के अंदर का वॉल्यूम। क्योंकि ये मैं बताया था एयर टाइट चैम्बर होता है, क्योंकि थोरेसिक चैम्बर के अंदर जो भी चेंज करेंगे वो पल्मोनरी वॉल्यूम के अंदर भी चेंज होगा। ठीक, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम को चेंज नहीं कर पाएंगे, तो पहले थोरेसिक वॉल्यूम को चेंज करते हैं और फिर पल्मोनरी वॉल्यूम चेंज हो जाता है अपने आप। ठीक, ये हो गया। अब वॉल्यूम बढ़ गया तो अब क्या होगा, तो देखिए लिख रहा है एन इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज, कम हो गया क्या, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। कैसे कम हो गया, टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को तो हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा पल्मोनरी वॉल्यूम है उसके प्रेशर को कम ज़्यादा किया जा सकता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में जो हमारा इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम है वो कम हो गया, प्रेशर कम हो गया। विच फोर्स, अब प्रेशर अंदर क्या हो गया, कम हो गया, और बाहर प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो अब क्या करेगा, विच फोर्स द एयर फ्रॉम आउटसाइड द टू मूव इनटू द लंग्स। क्योंकि एयर जो है वो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ आ जाएगा, तो आउटसाइड टू मूव इनटू लंग्स, लंग्स के अंदर क्या होता है, एयर आ जाता है, और ये हो जाएगा इंस्पायरेशन। ओके, चलिए इतनी बातें देख लिए। अब एक्सपायरेशन का देखते हैं। तो मैं बताया था कि एक्सपायरेशन में बस दो जो मसल हैं, ये मसल एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल और डायफ्राम का मसल हो गया, ये बस रिलैक्स हो जाता है। क्योंकि जब कंट्रैक्ट हुआ था तो फ्लैट हुआ था, रिलैक्स हो जाएगा तो डोम सेप हो जाएगा। और एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल जो रिब्स को बाहर की तरफ खींचा था, ये रिलैक्स हो जाएगा तो फिर अंदर की तरफ चला जाएगा। यानी कि अल्टीमेटली अंदर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वॉल्यूम कम हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखिए लिख रहा है रिलैक्सेशन, इस पर ध्यान देना है। कंट्रक्शन नहीं होता, रिलैक्स हो जाता है, बस जिस तरह पोजीशन में था वैसे चला जाता। तो रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरनल कास्टल मसल, ठीक है, यानी कि इंटरनल कास्टल मसल रिटर्न हो जाएगा द डायफ्राम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशन। अपने कहाँ पर चला गया, ये दोनों अपने नॉर्मल पोजीशन पे चले गए। अब इसके थ्रू क्या होगा, तो देखिए लिख रहा कि एंड रिड्यूस द थोरेसिक वॉल्यूम। जब डायफ्राम और जो स्टर्नम रिब्स है जब अपने नॉर्मल पोजीशन पे चले जाएंगे तो अंदर का जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखिए लिख रहा है रिड्यूस द थोरेसिक वॉल्यूम। अब थोरेसिक वॉल्यूम कम हुआ तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम होगा, क्योंकि एयर टाइट चैम्बर है। जो भी थोरेसिक चैम्बर में चेंज करेंगे वो पल्मोनरी वॉल्यूम में भी चेंज होगा। तो देखिए लिख रहा है देयर बाई पल्मोनरी वॉल्यूम, यानी कि पल्मोनरी वॉल्यूम भी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। यानी कि अल्टीमेटली हमने वॉल्यूम को क्या किया, कम कर दिया। अब वॉल्यूम कम करेंगे तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो देखिए लिख रहा कि दिस लीड्स टू इंक्रीज इन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, यानी कि अंदर का प्रेशर अब क्या हो गया,
बढ़ गया टू स्लाइटली एबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके कंपैरिजन में देखना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन अंदर वाले प्रेशर को मैंने बढ़ा दिया, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग कम ज़्यादा कर नहीं सकते हैं, तो अंदर वाले प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में मैंने बढ़ा दिया। अब प्रेशर बढ़ गया तो क्या होगा, एयर जो लंग्स के अंदर है वो बाहर निकल जाएगा। तो देखिए लिख रहा है एक्सपल्सन, यानी कि बाहर निकल जाएगा ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स, यानी कि अब हो गया क्या, एक्सपायरेशन हो गया। ठीक है, चलिए एक चीज़ और देखना है क्या, कि जो इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन का एबिलिटी होता है, यानी कि जो स्ट्रेंथ होता है, उससे घटाया या बढ़ाया जा सकता है, ये बता चुका हूँ। किस मसल से, जो एब्डोमिनल मसल, यानी कि पेट में जो मसल है एब्डोमेन के अंदर, उसमें कॉन्ट्रैक्शन करा के हम अपने इंस्पायरेशन की स्ट्रेंथ को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो वी हैव एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, दोनों किसके वजह से, विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल इन एब्डोमेन, मसल एब्डोमेन के अंदर जो एडिशनल कुछ मसल होता है उसके द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए इतनी बात हो गया। क्या बताया था, एवरेज ह्यूमन जो होता है, हेल्दी ह्यूमन कितना ब्रीथ करता है, तो 12 से 16 टाइम पर मिनट, यानी कि एक बार एयर अंदर लेंगे एक बार बाहर निकालेंगे, उसका रिस्पायरेशन रेट कहा जाता है। तो रिस्पायरेशन रेट क्या हो गया, 12 to 16 टाइम पर मिनट। अब जो वॉल्यूम है एयर का इन्वॉल्व होता है ब्रीदिंग में, जो वो किसके द्वारा मेजर करते हैं, तो एस्टिमेटेड बाई यूजिंग स्पायरोमीटर विच हेल्प इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन। ठीक है, जो कि हेल्प करता है क्लिनिकल असेसमेंट में। ओके, चलिए इतनी बातें बता दिया, तो आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि भाई रिस्पायरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी क्या होता है, जैसे टाइडल वॉल्यूम होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, इसके बारे में बात किया जाएगा। ओके, चलिए थैंक यू। चैनल को भाई सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।